वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का मैं बॉटनी के वनस्पति शास्त्र की कक्षा में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग पेपर 1 का जो अंतिम यूनिट है, चौथा यूनिट, उसको पढ़ रहे हैं और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं और वह प्रश्न है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो यह अभिक्रिया जो है इसका उपयोग कम समय में डीएनए की लाखों प्रतिलिपियां प्राप्त करने में की जाती है। बहुत ही अल्प समय में एक समान के डीएनए की लाखों प्रतिलिपियां निर्मित हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं इसकी खोज किसने की थी। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया या जिसे हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन अभिक्रिया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन अभिक्रिया की खोज कैरी मोलिस नामक वैज्ञानिक ने 1983 ईस्वी में की थी। और यह जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी खोज था। तो इस श्रृंखला अभिक्रिया में, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में इसका उपयोग क्या है कि डीएनए की लाखों एक समान की प्रतिलिपियां प्राप्त हो जाती है। इसके साथ साथ अगर कोई कोशिका जीवाणु से संक्रमित है तो अल्प मात्रा से संक्रमण की अवस्था में भी हम पता कर सकते हैं कि कोशिका में कौन सा जीवाणु उपस्थित है डीएनए की मात्रा के आधार पर। अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराने के लिए किस किस पदार्थ की आवश्यकता होती है हम देखते हैं। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के मुख्य घटक, अभिक्रिया के मुख्य घटक इसका पहला मुख्य घटक होता है लक्ष्य डीएनए, जिसे हम टारगेट डीएनए कहते हैं। टारगेट डीएनए, जिस डीएनए की हमें प्रतिलिपि प्राप्त करनी है उसे क्या कहा जाता है? लक्ष्य डीएनए कहा जाता है। वांछित डीएनए जिसकी अनेक प्रतिलिपियां
प्रतिलिपियां प्राप्त करनी है। प्राप्त करनी है, उसे क्या कहा जाता है? वांछित डीएनए कहा जाता है या लक्ष्य डीएनए कहा जाता है। दूसरा, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर। ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर। प्राइमर जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के क्रम होते हैं जिनकी संख्या 8 से 10 तक हो सकती है। 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड का जो क्रम होता है उसका उपयोग प्राइमर के रूप में किया जाता है। आठ से 10 न्यूक्लियोटाइड का क्रम इसे क्या कहते हैं? ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर। इसके अन्य मुख्य घटक और कौन कौन से होते हैं, आइए हम देखते हैं। उसे हम कहते हैं DNTP, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट की आवश्यकता होती है जो डीएनए के रज्जु या डीएनए के लड़ी या डीएनए के हेलिक्स में जोड़ने के काम में आते हैं। इससे क्या होता है? डीएनए की संरचना का निर्माण होता है। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट और यह डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट अनेक प्रकार के होते हैं। डीएनए के रेप्लिकेशन में हमने पढ़ा था कि जो है DATP, DCTP, GTTP, इनकी क्या होती है? आवश्यकता होती है डीएनए के रेप्लिकेशन में। और ये ट्राइफॉस्फेट जो हैं टूटते हैं मोनोफॉस्फेट में और डीएनए की श्रृंखला में जुड़ते जाते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? पहला है DATP, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दूसरा DCTP, डीऑक्सी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। DGTP, डीऑक्सी guanosine
गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद डीटीपी, डीटीटीपी, डीऑक्सी थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट। देखिए जितने सारे ट्राइफॉस्फेट हैं वह टूटते हैं किसमें? एएमपी मोनोफॉस्फेट में टूटते हैं। जैसे आपका डीएनटीपी जो है, एनटीपी, ये किस में टूटेगा? डीएनएमपी में, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट, प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है कार्बनिक फॉस्फेट अलग होते हैं। वैसे ही आपका जैसे डीएटीपी है, ये किस में टूटेगा? डीएएमपी में टूटेगा और 2 अकार्बनिक फॉस्फेट क्या होंगे? निकलते हैं। अब ये जो डीएमपी है, डीएनएनपी, जो डीएमपी होगा, जीएमपी होगा, नहीं, डीजीटीपी, इसी प्रकार से डीजीएमपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूटते हैं। और इनकी टूटना क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमने पढ़ा था कि डीएनए के रेप्लिकेशन में उनकी प्रतिलिपि का निर्माण होने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा कहाँ से आती है? ट्राइफॉस्फेट से आती है। किससे आती है? ट्राइफॉस्फेट। सो ट्राइफॉस्फेट आपको मोनोफॉस्फेट में टूटेगा। किस में टूटेगा? मोनोफॉस्फेट में। इसको कहते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट। अब जो ट्राइफॉस्फेट मोनोफॉस्फेट में टूट रहा है, यहाँ क्या होती है? ऊर्जा निकलती है और इस ऊर्जा का निर्माण क्या होता है? इस ऊर्जा का उपयोग क्या होता है? डीएनए के निर्माण के लिए होता है। डीएनए के परिवर्धन बोल सकते हैं आप, परिवर्धन। डीएनए की जो श्रृंखला होती है, डीएनए की जो लड़ी होती है, इसमें क्या होते हैं? इस क्रम में क्या होते हैं? जुड़ते चले जाएंगे और डीएनए के खंड का निर्माण होगा। अगला जो इसका मुख्य घटक है वह होता है मैरेज, टैग पॉलीमरेज। हमने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था कि पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है न्यूक्लियोटाइड के बहुलीकरण के लिए। जैसे एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ते चले जाते हैं, तो इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? पॉलीमरेज एंजाइम की। लेकिन यहाँ हमने टैग पॉलीमरेज यूज़ किया है, सामान्य पॉलीमरेज क्यों नहीं यूज़ किया है? क्योंकि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया जो होती है उच्च तापक्रम पर होती है, बहुत अधिक उच्च तापक्रम पर होती है, और उस उच्च तापक्रम पर पॉलीमरेज एंजाइम क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है? निष्क्रिय। क्योंकि जो हमारे शरीर के जो सामान्य एंजाइम होता है वो जो है अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस तक क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं। अगर उससे अधिक तापक्रम बढ़ता है तो क्या होता है? एंजाइम क्या होते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन एक विशेष प्रकार का जीवाणु जो गर्म पानी के झरने में या वॉल्केनिक वेन ज्वालामुखी के फटने से जो लावा निकलता है, जो गर्म लावा जो निकलता है लिक्विड के रूप में, तरल पदार्थ के रूप में, वह एक जमा होता है और उसमें क्या होता है? इस बैक्टीरिया की उपस्थिति पाई जाती है, टैग पॉलीमरेज। से बहुत ही काम का है जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, क्योंकि यह एंजाइम उच्च तापक्रम में भी क्या होता है? आपका सक्रिय होता है। तो टैग पॉलीमरेज यह एंजाइम
एंजाइम थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस, एक्वेटिकस जीवाणु से प्राप्त होता है, जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, से प्राप्त किया जाता है, जो ताप सक्रिय होता है। ताप सक्रिय वैसे एंजाइम को कहा जाता है जो अधिक तापक्रम में भी क्या होता है, सक्रिय होता है। ताप सक्रिय होता है। इसके बाद पॉलीमरेज जो है आपका टैग पॉलीमरेज, इसके सहकारक के रूप में मैग्नीशियम आयन का उपयोग किया जाता है, Mg++, Mg2+ कहें इसको, पॉलीमरेज एंजाइम के सहकारक के रूप में, पॉलीमरेज एंजाइम के सहकारक के रूप में होता है, जो एंजाइम के सक्रियता के लिए आवश्यक होते हैं, के रूप में होता है। उसका अगला कंपोनेंट होता है पॉलीमरेज चेन अभिक्रिया का प्रेरक, प्रेरक जिसे प्रोमोटर कहा जाता है, प्रेरक प्रोमोटर। जो बॉविन सीरम एल्बुमिन होता है, बॉविन सीरम एल्बुमिन, एल्बुमिन होता है। इसका अगला मुख्य घटक है दमनक। तो पॉलीमरेज चेन अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिक एसिड या ह्यूमिक अम्ल एसिड पीसीआर अभिक्रिया, पीसीआर अभिक्रिया की दर को कम करता है, दर को कम करता है। और ये बॉविन सीरम एल्बुमिन जो प्रेरक है, यह क्या करता है, यह पीसीआर अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन अभिक्रिया, पीसीआर की दर को बढ़ाता है, दर को बढ़ाता है। इसके एक और मुख्य घटक होते हैं जिसे बफर विलयन कहते हैं, बफर विलयन, जो पीएच को यह अभिक्रिया में पीएच को कायम रखता है, कायम रखता है। तो ये हो गए पीसीआर पॉलीमरेज चेन अभिक्रिया में भाग लेने वाले मुख्य घटक। अब आइए इसके देखते हैं कितने चरण होते हैं। 2 मुख्य चरण होते हैं, उसकी मैं चर्चा करता हूं। के मुख्य चरण कौन कौन से स्टेप्स होते हैं।
के मुख्य चरण। मुख्य चरण, देखिए 3 मुख्य चरण होते हैं, 3 मुख्य चरण होते हैं। पहला डीएनए निष्क्रियण, डीएनए निष्क्रियण। निष्क्रियण, अब देखिए यह अभिक्रिया जो है 94 डिग्री सेल्सियस 94 डिग्री सेल्सियस पर कराई जाती है। तो आपको पता है कि डीएनए के दो हेलिक्स होते हैं, जो रज्जुक होते हैं, वह किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो बहुत अधिक उच्च तापक्रम पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाता है? टूट जाते हैं। तो डीएनए में, डीएनए के रज्जुक उच्च तापक्रम 94 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर पृथक हो जाते हैं। पर हाइड्रोजन बंध के टूटने से पृथक हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। दूसरा चरण है स्टेप 2, उपक्रामक तापानुशीलन। इसमें जो है ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर जो है डीएनए के तीसरे छोर से जोड़ता है। न्यूक्लियोटाइड प्राइमर डीएनए के तीसरे छोर से जुड़ता है। आपको ज्ञात होगा कि डीएनए के 2 छोर होते हैं, तीसरा छोर और पांचवा छोर। पांचवा छोर पर फॉस्फेट समूह होता है, तीसरे छोर पर हाइड्रोक्सी समूह होता है। छोर से जुड़ते हैं। यह चरण इस चरण में डीएनए को कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है। डीएनए को 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा किया जाता है, 55 डिग्री सेंटीग्रेड उच्च तापक्रम है, लेकिन इस अभिक्रिया के लिए क्या होते हैं? 94 डिग्री से टेम्परेचर आपने कहाँ ला दिया? 55 डिग्री सेंटीग्रेड ला दिया, तो क्या होगा? ठंडा हो गया। चरण तीसरा जो है उपक्रामक प्रसार। अब इसमें क्या होता है? डीएनए की खंड की लंबाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। डीएनए रज्जु की लंबाई में वृद्धि होती है, क्योंकि डीएनटीपी, डीएजीटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, डीटीटीपी जुड़ते चले जाते हैं। तो अब फिर जो है आपने 94 डिग्री सेल्सियस से तापक्रम कितना कर दिया? 55 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर आप बढ़ाते हैं तापक्रम 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि टेक पॉलीमरेज का उपयोग करना है। इस चरण में 72 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर डीएनए के रज्जु
की लंबाई में वृद्धि होती है। लंबाई में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। तो प्रत्येक पूर्ण रिएक्शन होने पर, तीनों चरणों के संपन्न होने पर आपका एक फेज हो गया, एक साइकिल हो गया। एक साइकिल में क्या होगा? चरण 1, चरण 2, चरण 3 होगा। तो ऐसे अनेक चक्र चलते रहते हैं और प्रत्येक चक्र में डीएनए की संख्या क्या हो जाती है? दुगुनी हो जाती है। तो बहुत ही अल्प समय में हमें डीएनए की एक समान लाखों प्रतिलिपियां प्राप्त हो जाती हैं। तो ऑल द बेस्ट।